अच्छा है आप सारे सवाल भूल गई। मैं भूल गई, मैं देख भी नहीं रही हूँ, सब लिखा है इधर, लेकिन मैं देखने वाली नहीं हूँ। हम जी नहीं रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये रफ्तार हमसे आगे निकल रही है और हम सांस लेना तक भूल रहे हैं? मुझे लगता है वो सांस ले रहे हैं, वरना वो कहीं और होते। क्योंकि आपके नाटक में आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही प्रोड्यूसर हैं, आप ही एक्टर हैं, सब कुछ। वो स्टूपिड ड्रामा आपके हिसाब से चलना चाहिए। मैं कहीं की कहीं जा रही हूँ। नहीं, ये बातचीत है, आप कहीं भी जा सकती हैं। वो आखिरी विचार क्या है जो आपको लगता है कि सोने से ठीक पहले लगातार आपके दिमाग में आता है? लोग आकर पूछते हैं सदगुरु कैसे सोएं। मैंने कहा धत्तेरी की, अगर तुम सो भी नहीं सकते तो तुम जीवन में क्या करोगे? सबसे आसान चीज है सोना। ये दुनिया में एक गंभीर समस्या है। जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ, चाहे जब भी हो, मैं सोता नहीं हूँ, सीधा ढेर हो जाता हूँ। कभी कभी सपनों का पीछा करने का मतलब होता है सफलता, लेकिन अक्सर इसका मतलब विफलता भी होता है। मैं भी अपनी विफलताओं की बात करता हूँ। जरूर। तो मेरे पिता ने मुझसे कुछ समय बाद पूछा, माँ बनने के बाद कैसा लगता है? तो मैंने कहा ये खुशी और चिंता का एक मेल है। चिंतित माता पिता अच्छे माता पिता नहीं होते। मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे बेटी हुई, बेटा नहीं। क्योंकि जब मैं 10 साल का था, मैं हर तरह की चीजें करता था। मैंने सोचा अगर मेरा बच्चा ऐसा करेगा तो मैं कैसे संभालूंगा। सौभाग्य से वो एक लड़की थी, उसने वो चीजें कभी नहीं की। जननं सुखदं मरणं करुणा मिलनं मधुरं स्मरणं करुणं कालवशादिह सकलं करुणं समयाधिपते अखिलं करुणं। नमस्कारम, all of you, नमस्कारम। सर नमस्कारम। मुझे लगा आप लोग मुझसे बोलचाल बंद कर चुके हैं। आपको भी नमस्कार। नमस्कार सर। बैठिए। ठीक है, तो इस मंच पर आने से पहले मुझे आपसे बातचीत करने का सौभाग्य मिला और एक बात जो सद्गुरु जी ने मुझसे कही वो ये कि सवालों को भूल जाओ, बस बातचीत करते हैं। और मैं तुरंत सहज हो गई, क्योंकि मैं वो सारे स्मार्ट, इंटेलिजेंस और उस तरह के सवाल तैयार करके आ सकती थी। मुझे खुशी है आप वो सारे सवाल भूल गई। मैं भूल गई, मैं देख भी नहीं रही हूँ, सब लिखा है इधर, लेकिन मैं देखने वाली नहीं हूँ। क्योंकि वरना मैं जीवन के बारे में अपने कुछ डाउट या उन सवालों पर एक रियल बातचीत करने का मौका गवा दूंगी, जो शायद मैं ब्रह्मांड से पूछना चाहती हूँ। मैं वाकई इस पे आपकी राय जानना चाहती हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि महिलाओं के लिए हमारे समाज में इतने सारे नियम हैं कि बहुत दबाव रहता है, सारी जिम्मेदारियां हैं और इस पर बहुत सारी राय हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, कैसे खुद को ढालना चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे ये चाहिए शब्द पसंद नहीं है, लेकिन ये बातचीत में अक्सर आता है। पर मुझे लगता है आज की महिलाएं फल फूल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, सीख रही हैं। मैं आपके नजरिए से जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि आज महिलाएं कहाँ हैं? सच बताइएगा, सच। बहुत सारी तो यहाँ हैं। वाह। देखिए, हमें इस तथ्य को समझने और सराहने की ज़रूरत है कि जीवन कम से कम शारीरिक रूप से जीवन का भौतिक हिस्सा महिलाओं के लिए कभी उतना अच्छा नहीं रहा जितना आज है। वरना इस ग्रह पर एक महिला होना कठिन रहा है, बहुत कठिन। शारीरिक रूप से मैं कह रहा हूँ। आज तरह तरह की सुविधाओं, टेक्नोलॉजी और कई चीज़ों की वजह से पुरुष और महिला के बीच का शारीरिक अंतर कम हो गया है। इसने दोनों को बराबर कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज के समय में
21वीं सदी में हमारे पास बहुत कुछ उपलब्ध है। मुझे लगता है पहले कभी महिलाओं के लिए जीवन इतना आरामदायक और आसान नहीं रहा जितना आज है। आप सभी महिलाओं को इसका उत्सव मनाना चाहिए। हेलो। मैं केवल अंतरिक्ष यान, कंप्यूटर, बड़ी टेक्नोलॉजी और इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। बेशक वो सब हैं, वो बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं छोटी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आप नल घुमाते हैं और पानी आता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। वरना आपको एक बाल्टी पानी के लिए 2 मील चलना पड़ता था, है ना? दुर्भाग्य से आबादी के कुछ हिस्सों के लिए ये अब भी वैसा ही है, लेकिन एक बड़े वर्ग के लिए हमने इसे मान लिया है कि ये तो होगा ही। आप नल खोलेंगे तो पानी आएगा, टॉयलेट फ्लश करेंगे तो सब साफ हो जाएगा। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, हमें लगता है ये तो मिलता ही है। ज़रा सोचिए, जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं वो हर दिन किस दौर से गुजरते हैं। तो जीवन पहले से कहीं बेहतर है, लेकिन हमारे अनुभव में हमें इसे शानदार बनाना होगा, वो महत्वपूर्ण है। व्यवस्थाओं के मामले में ये पहले से कहीं बेहतर है, पर क्या अनुभव में हमने इसे शानदार बनाया है? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है। हमें इसे शानदार बनाना चाहिए। जब व्यवस्था इतनी अच्छी है तो अनुभव को अद्भुत होना चाहिए, है ना? हमारा अनुभव व्यवस्थाओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरी सुविधाएं नहीं हैं तो आपका पूरा जीवन उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को जुटाने में निकल जाता है। आज उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। महत्वपूर्ण ये है कि एक इंसान अपने भीतर कैसा है, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है हमने उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। महिलाएं एक साथ जुड़ रही हैं और सीखना चाहती हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो सीखनी चाहिए वो ये कि कैसे रहें। मैं अभी कैसा हूँ, बस यहाँ बैठने और सांस लेने का मेरा अनुभव क्या है। अगर आप इसे नहीं बदलते तो भले ही हम आपको महल में बिठा दें, आप दुखी रहेंगे। महलों में रहने वाले बहुत से लोगों ने आत्महत्या की है, पता है ना? पूरे इतिहास में, सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा। क्योंकि मानवीय अनुभव भीतर से पैदा होता है। अगर आप उस एक चीज़ का ध्यान रखते हैं तो हम उन बाहरी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं जो हमने बनाई हैं। क्योंकि आज हमने अपने आराम और सुविधा के लिए जो कुछ भी बनाया है, उस सब के लिए ग्रह के अन्य जीवों ने एक बड़ी कीमत चुकाई है। एक सूक्ष्म जीव से लेकर कीड़े तक, कीड़े से लेकर पक्षी, जानवर और पेड़ तक, उनमें से हर एक ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इस हॉल को बनाने के लिए कीड़ों, मकोड़ों और दूसरे जीवों का नरसंहार हुआ है जो हमारे जीवन का आधार है। तो जब हम इस तरह से ग्रह को जला रहे हैं तो कम से कम ये उत्सव की होली होनी चाहिए, न कि श्मशान की चिता। क्योंकि ज्यादातर लोग, आप उन्हें सड़क पर चलते हुए देखें तो लगता है जैसे जनाजे में जा रहे हैं। वो अपनी ड्रीम कार चला रहे हैं, पर मैं उन्हें खुशी से चलाते हुए नहीं देखता जब तक कि वो चोरी की कार ना हो। ज्यादातर लोग चिड़चिड़े होकर अपनी सपनों की कार में बैठे होते हैं, और अगर चेन्नई का ट्रैफिक आपको रोक दे और आपकी सपनों की कार का थोड़ा आनंद लेने दे तो आप भड़क जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो मैं कह रहा हूं, इसे बदलने की जरूरत है। भौतिक रूप से जीवन इतना अच्छा कभी नहीं रहा, बाकी का हिस्सा हमें अद्भुत बनाना चाहिए, है ना? और मैं उसी से थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपने कहा हमें, महिलाओं को छोड़िए, हमें बस ये सीखना चाहिए कि कैसे रहें। क्या आपको लगता है हम सब बस एक ही दिशा में भाग रहे हैं? और असल में जब हम भाग रहे हैं तो हम सांस नहीं ले रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये रफ्तार हमसे आगे निकल रही है? चाहे वो युवावस्था हो, वयस्कता हो, या पता नहीं, क्या कोई ऐसी रफ्तार है जिसके खिलाफ हम खुद को लगातार खड़ा कर रहे हैं और हम बस सांस लेना भूल रहे हैं? ओह, मुझे लगता है वो सांस ले रहे हैं, वरना वो कहीं और होते। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रही हैं। वो अपनी सांस का आनंद नहीं ले रहे हैं। निश्चित रूप से नहीं ले रहे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि वो सांस ले रहे हैं। डॉक्टर को चेक करके देखना पड़ता है कि वे सांस ले रहे हैं या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल रूप से जीवन पर से आपका ध्यान हट गया है। आपका ध्यान आपकी मनोवैज्ञानिक उलझन पर है। आपको लगता है आपके सिर में जो बकवास चल रही है वही जीवन है। वो जीवन नहीं है, वो आपका नाटक है। आपको अपना नाटक चलाना नहीं आता, तो आप अपना जीवन चलाना कैसे जानेंगे? क्योंकि आपके नाटक में आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही प्रोड्यूसर हैं, आप ही एक्टर हैं, सब कुछ। वो स्टूपिड ड्रामा आपके हिसाब से चलना चाहिए।
जब आप बाहरी दुनिया में जाते हैं तो आप कुछ करेंगे, मैं कुछ करूंगा, आप शायद कुछ ऐसा करें जो मुझे पसंद ना हो, वो शायद कुछ ऐसा करे जो मैं न चाहूं। यहाँ हजारों लोग हैं, वो बाहरी दुनिया में बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अगर आपके भीतर का अपना नाटक आपके हिसाब से नहीं चलता तो आप एक बुरे एक्टर, बुरे प्रोड्यूसर, बुरे डायरेक्टर, सब कुछ बुरे हैं। ठीक करने का समय आ गया है ना? कम से कम अपना नाटक, आपका सपना कम से कम ठीक से चले। खैर, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ऐसे दिन होते हैं जब मैं एक खास ऊर्जा के साथ उठती हूँ और वो अद्भुत होता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां मुझे लगता है कि मैं ओह, उन दिनों सूरज निकला था, वही ना? That one? मेरे लिए सूरज हमेशा चमकता है। मुझे जीवन को वैसे देखना पसंद है। हाँ, सूरज चमक रहा है और भले ही बादल आ जाएं, लेकिन जब सूरज वापस आता है तो आप रोशनी की कद्र करना सीखते हैं, है ना? तो मुझे जीवन को वैसे देखना पसंद है। लेकिन मैं अपने अनुभव से, और आज मैं जहां हूं वहां से कह रही हूं, मैं 3.5 साल की बच्ची की माँ हूं और वो मेरे जीवन की खुशी है। लेकिन मैं हर समय बहुत चिंतित रहती हूँ। तो मेरे पिता ने मुझसे कुछ समय बाद पूछा, माँ बनने के बाद कैसा लगता है? तो मैंने कहा, ये खुशी और चिंता का एक मेल है। मैं हमेशा चिंता में रहती हूँ। क्या मैं अच्छी माँ बन पा रही हूँ? क्या मैं अच्छी माँ हूँ? क्या मैं सही बातें कह रही हूँ? तो मुझे या आज के किसी भी माता पिता को आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो जी रहे होते हैं और जुड़ रहे होते हैं, लेकिन वो शुरुआती कुछ वर्षों तक आपके माध्यम से जीवन सीखते हैं, और बेशक अपने आप भी। पर किसी ऐसे माता पिता के लिए आपकी क्या सलाह होगी जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वो अच्छे माता पिता हैं या नहीं? चिंतित माता पिता अच्छे माता पिता नहीं होते। मुझे नहीं लगता आप इसमें से चिंता निकाल सकते। आप मानेंगे ना? मैं उस पर आता हूँ। मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे बेटी हुई, बेटा नहीं, क्योंकि जब मैं 10 साल का था मैं हर तरह की चीजें करता था। मैंने सोचा अगर मेरा बच्चा ऐसा करेगा तो मैं कैसे संभालूंगा। सौभाग्य से वो एक लड़की थी, उसने वो चीजें कभी नहीं की। मैंने पूरी तरह से जंगली चीजें की जो कई बार खतरनाक थीं, बहुत खतरनाक, लेकिन कोई मुझे रोक नहीं पाता था। तो जब आपने कहा मैं जीवन को उस तरह से देखना चाहूंगी तो आपको इसे अपने जीवन से हटा देना चाहिए। जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे वैसे ही देखना जैसा वो है, न मेरे तरीके से, न आपके तरीके से, न किसी और के तरीके से। यही समस्या है। इस हॉल में 1000 दुनियाएं हैं, हर किसी के सिर में अपनी एक दुनिया है और वो किसी न किसी मोड़ पर टकराएंगी। ये बहुत जरूरी है कि हम जीवन को वैसा ही देखें जैसा वो है। केवल तभी जब आप जीवन को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, आप सहजता से जीवन में अपना रास्ता बना पाएंगे। अगर मैं इसे अपने तरीके से देखूंगा तो मैं आपकी दीवारों से टकराऊंगा। अगर आप अपने तरीके से देखेंगे तो आप मेरी दीवारों से टकराएंगे। नहीं, हमें से वैसा ही देखना चाहिए जैसा ये है। आंखें हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं, बल्कि जो है उसे देखने के लिए दी गई हैं, है ना? तो इसे वैसा ही लें जैसा ये है? नहीं नहीं, इससे कोई फिलॉसफी मत बनाइए। एक सक्रिय जीवन प्रक्रिया ये है कि अगर आप देखें तो आपको वही दिखना चाहिए जो वहां है। आपको ये ना सोचें कि ओह वो महान हैं, वो सुंदर हैं, वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो बदसूरत हैं। नहीं, आपको बस वही देखना चाहिए जो वहां है। मैं कह रहा हूं कि आपकी आंखें एक कैमरे की तरह हैं। मान लीजिए एक कैमरे को वही कैद करना चाहिए जो वहां है। इसे खुद से आपको फोटोशॉप नहीं करना चाहिए। तो अभी क्योंकि आप अपनी यादों से दूषित हैं, आप जो भी देखते हैं उसे फोटोशॉप कर देते हैं। मैं देखना चाहूंगा। मैं फिल्टर लगा दूंगी। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है, ये फोटोशॉप है। फिल्टर तो बस रंग बदलता है, आप रूप और सब कुछ बदल सकते हैं। तो फिर मेरी पेरेंटिंग वाली सलाह का क्या हुआ जो मैंने मांगी थी? देखिए, जब आपका बच्चा हो तो सबसे पहली चीज इस विचार को छोड़ दें कि आपको कुछ सिखाना है। मैं जानता हूं आप एक अद्भुत महिला हैं, लेकिन आपके और आपकी 3.5 साल की बेटी के बीच, मैं उसका नाम क्या है? राहा। Raha. आपके और उसके बीच कौन ज्यादा खुश रहता है? वो। तो जीवन के लिए सलाहकार किसे होना चाहिए? उसे। तो फिर आपके पास सिखाने के लिए है क्या? ये सच है। आपको सुनना चाहिए, आपको गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चा कैसा होता है, क्योंकि एक बच्चा आपसे कहीं ज्यादा जीवन के करीब है। तो मेरे लिए आपकी सलाह ये होगी कि तुम उसे कोई सलाह मत दो, बल्कि उससे सीखो।
आपको सीखना चाहिए कि जीवन कैसे होना है, क्योंकि वो बस जीवन है। आप एक मानसिक केस बन जाते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, हाँ हाँ बेशक, हर इंसान ऐसा है। हाँ मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वो सब मनोवैज्ञानिक केस हैं, उनकी अपनी चीजें चल रही हैं, वो इसे अपने तरीके से देखते हैं। अगर आप अपने तरीके से देखते हैं तो उसे मतिभ्रम कहा जाता है, इसे ही मनोवैज्ञानिक बीमारी कहते हैं। अगर आप मानकों के हिसाब से चलें, उचित मानकों के हिसाब से, तो 99% आबादी को पागल खाने में होना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त संस्थान नहीं है, इसलिए हमने उन्हें खुला छोड़ दिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं, जब वो सब बच्चे थे, जब वो 3.5 साल के थे, 3.5 भी नहीं, जब वो 5, 6, 7 साल के भी थे, वो ऐसे थे, आनंद से भरपूर, आप उन्हें रोक नहीं सकते थे। जिनके बच्चे हैं वो जानते हैं, आपको दुखी करने के लिए किसी को कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, आज आपको खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको चुटकुला सुना सकता हूँ? जरूर। ठीक है। हाँ बिल्कुल। एक दिन शंकरन पिल्लई अपने घर के पिछवाड़े में उदास और दुखी होकर बैठे हुए थे। उनका पड़ोसी आया और बोला, अरे क्या प्रॉब्लम है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो? उन्होंने कहा, पता है, उन औरतों वाले सवालों में से एक का जवाब मैंने गलत दे दिया। उसने पूछा, वो क्या था? उसने कहा, मेरी पत्नी आई और मुझसे पूछी, जब मैं बूढ़ी, मोटी और अनाकर्षक हो जाऊंगी, क्या तुम तब भी मुझे प्यार करोगे? पड़ोसी ने कहा, ये कोई समस्या नहीं है, तुम्हें बस कहना था हाँ करूंगा। उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैंने कह दिया, मैं करता हूं। मैं अब थोड़ा इस इंटरनेट के युग की ओर मुड़ना चाहती हूँ जिसमें हम रह रहे हैं। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि जो अलग अलग राय वहाँ बहुत आसानी से उपलब्ध है, उन पर आपकी क्या राय है? मैं किसी की राय से नहीं बना हूं। कुछ लोग कहते हैं आप भगवान हैं, मैं उससे प्रभावित नहीं होता। कुछ कहते हैं आप शैतान हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जो हूं वो हूं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। हर कदम, हर सांस, मेरे लिए हर कदम सचेत है, इसलिए मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। लेकिन बाकी सबके लिए ये समस्या है। देखिए, सबसे पहली चीज ये सीखना है, इसे समझना लोगों के लिए बहुत कठिन है। इस जगह तक पहुंचने के लिए बहुत अनुशासन की जरूरत होती है कि अगर मैं यहाँ आपके साथ बैठूं, अगर आप यहाँ मेरे साथ 20, 30, 40 साल तक बैठें, तो भी मैं आपके बारे में कोई राय नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जिस पल मैं कोई राय बनाता हूं, मेरा काम विफल हो जाता है। मेरा काम मानवीय रूपांतरण है। अगर मैं कहूं आलिया ऐसी है, तो मैंने अपना ही काम नष्ट कर दिया। मेरा काम ये देखना है कि इंसानों को बदला जा सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन हैं, कहाँ से आए हैं। अगर वो इच्छुक हैं तो वो खुद को बदल सकते हैं। इसलिए मैंने खुद को बहुत कड़े अनुशासन में रखा है। जो लोग मेरे साथ 30 से 40 सालों से हर दिन काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी मेरी कोई राय नहीं है। जब मैं उन्हें देखता हूं तो वैसे ही देखता हूं जैसे वो अभी हैं। इसमें बहुत मेहनत लगेगी। ये ऐसा काम है जो आप में से हर एक को करना चाहिए। जब आप किसी को देखते हैं तो आप उन्हें वैसे देखें जैसे वो आज हैं, न कि जैसे वो कल थे। ये पूरी देखिए, कई कंपनियों के लिए हम इसे बदल रहे हैं। हम उनके उस नाम को बदल रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, उनके ह्यूमन रिसोर्स के नाम को बदल रहे हैं। नहीं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मैं उनके लिए वो नाम बदल रहा हूं। इसे ह्यूमन पोटेंशियल या मानवीय संभावना कहा जाता है, बिल्कुल। क्योंकि एक इंसान एक संभावना है। क्या आप इसे इसकी पूरी संभावना तक निखार सकते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये आपका अपमान करने के लिए नहीं है। आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और वो सब मान लीजिए। इस चेन्नई शहर में 1000 संभावित आलिया हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वो वैसी शायद कभी न बन पाए, क्योंकि किसी ने उन्हें निखारा नहीं। उनके लिए वैसी स्थिति नहीं थी। उस संभावना को वो पोषण नहीं मिला जिसकी जरूरत थी। तो दुनिया के हर क्षेत्र में ऐसा ही है। हम अभी जो भी हैं वो बहुत सी चीजों की वजह से हैं जो सही समय पर हमारे साथ घटित हुई। हमारी अपनी क्षमताएं तो हैं, लेकिन फिर भी समय और आसपास के माहौल का असर होता है। 1000 साल पहले अगर आप यहाँ होती तो एक्ट्रेस नहीं होती, कुछ और होती। तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सी चीजें हमें निखारती हैं। वो पोषण अगर हम हर इंसान को दे सकें, क्योंकि समान अवसर का यही मतलब है। हम इंसानों को कभी समान नहीं बना सकते, पर हमें समान अवसर जरूर लाना चाहिए। तो आत्म रूपांतरण वो संभावना है। आज आप चाहे जो भी हों, मैं देखता हूं, कल अगर आप चाहें
तो आप अपने भीतर एक बिल्कुल शानदार इंसान बन सकती हैं। इसलिए मैं अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी कोई राय नहीं बनाता। भले ही मैं उन्हें 20, 30, 40 सालों से जानता हूं, पर मैं राय नहीं बनाता। इसमें एक खास अनुशासन लगता है। हर किसी को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि जिस पल आप कोई राय बनाते हैं, आपने उस इंसान को बंद कर दिया है। ये एक कब्र की तरह है, आपने इसे बंद कर दिया, कोई संभावना नहीं बची। इंसान एक संभावना है, इंसान कोई संसाधन नहीं है। संसाधन का मतलब उसके कुछ गुण हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। संभावना यानी उसे निखारने की ज़रूरत है, आपको उसे निखारना होगा और देखना होगा कि वो कहाँ जाएगा। यही जीवन का रोमांच है। लोग एक तरह से आते हैं, अगर आप उनके साथ काम करें तो आप देखेंगे कि 3, 4, 5, 10 सालों में वो शानदार बन गए हैं। यही इसकी खूबसूरती है। अपने घर में किसी बच्चे को बड़ा करना इसी की खूबसूरती है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, बस 2 कोशिकाएं। शुरू करने के लिए बस 2 कोशिकाएं। आज वो 3.5 साल की है, हम नहीं जानते। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं आज हमने इस निखारने वाली चीज को किनारे कर दिया है? पहले केवल वही लोग हमारे लिए मायने रखते थे, जिनकी राय को हम बहुत गंभीरता से लेते थे और अपने दिल के करीब रखते थे, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी थे। अब हर तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, हाँ, लेकिन इसका फायदा ये है, मान लीजिए आप 100 साल पहले किसी मोहल्ले में रहती थीं। वो 5 लोग, आपकी माँ, पिता, आपकी चाची और मोहल्ले का कोई दूसरा शरारती व्यक्ति, उनकी राय से आप बच नहीं सकती थीं, क्योंकि वो वहीं मौजूद थे। आज कोई टिम्बकटू से आपके बारे में कमेंट कर रहा है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसे इग्नोर कर सकती हैं। ये अद्भुत है ना? तो आप कह रहे हैं कि दीवार का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें और एक दीवार खड़ी कर लें? नहीं, आपको दीवार नहीं खड़ी करनी है। मैं कह रहा हूं, वो आदमी जो आपके बारे में बकवास कर रहा है, वो कहीं भी आपके पास आकर बैठने वाला नहीं है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप जो देख रहे हैं वो वैसा नहीं है, हाँ, तो इस बारे में परेशान ना हो सकता है वो आदमी मौजूद ही ना हो, वो शायद एक ऑनलाइन अस्तित्व हो, वो कोई बॉट हो सकता है, आप नहीं जानती। ये सच है। तो बस उसे इग्नोर करें। आगे बढ़े। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर कोई गधा भी बोले तो सुनिए, क्योंकि कभी कभी गधे भी समझदारी की बातें करते हैं। वो करते हैं, आपको सुनना चाहिए। आपको उसे सच मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सुनना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि आपकी एक बात मेरे साथ रह गई है कि आप वही देखें जो आप वास्तव में देख रहे हैं। उसका फोटोशॉप वर्जन बनाने और दिन भर उसके साथ जूझने की जरूरत नहीं है। ये जैसा है वैसा ही है। देखिए, जीवन के साथ निपटना नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है जिससे निपटना पड़े। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, ये एक बहुत ही आम भाषा बन गई है। ओ, हम इससे निपट लेंगे या इसे अपनी रफ्तार में ले लो। लोग अब एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। हाँ, क्योंकि वो सब सोच रहे हैं कि वो टार्जन और फैंटम हैं। They're not. वो हर समय सोचते हैं, चलो लड़ लेते हैं। आप क्यों लड़ रहे हैं? किस लिए लड़ रहे हैं? अगर आपका नेविगेशन अच्छा है तो आप बिना किसी घर्षण के इस दुनिया से गुजरे, है ना? अगर आपके नेविगेशन स्किल्स अच्छे हैं, अगर आप एक बुरे नेविगेटर हैं तो आप हर चीज़ से टकरा रहे हैं, फिर सोचते हैं कि आपको अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, सबसे भिड़ना चाहिए। हाँ, जीवन के कुछ क्षेत्र और दायरे हो सकते हैं जहां ये मायने रखता हो, लेकिन ज़्यादातर इंसानों को किसी लड़ाई में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुद्धिमत्ता लड़ाई में न पड़ने में है ना? Hello? कि आप कभी लड़ाई में न पड़ें, ये एक समझदारी वाली बात है। आप किसी लड़ाई में पड़े और जीत गए, इसका कोई मतलब नहीं है। आप कभी लड़ाई में नहीं पड़े, ये अच्छी बात है। भले ही हर कोई आपसे लड़ने की कोशिश कर रहा हो, पर आप लड़ाई में नहीं पड़े। वो अपने छोर से लड़ रहे हैं, वो उनकी समस्या है। हाँ, अगर आप लड़ाई में शामिल नहीं होते तो आप लड़ नहीं सकते। पता है, जीतों ने जो चीजें इतनी सफलतापूर्वक की हैं, उनमें से एक ये है कि युवाओं को अपने सपनों का पीछा करने के लिए सशक्त बनाया है। और कभी-कभी सपनों का पीछा करने का मतलब सफलता देखना होता है, लेकिन अक्सर इसका मतलब विफलता देखना भी होता है। मैं विफलता के बारे में थोड़ा बात करना मैं चाहती अपनी हूँ। विफलताओं के बारे में भी बात कर सकता हूँ। हाँ, जरूर। मुझे लगता है हम विफलता से डरते हैं। यहाँ तक कि अब जबकि मेरी बेटी बड़ी हो रही है, वो हमेशा जीतने की कोशिश करती है। मैं फर्स्ट आई, भले ही कोई और फर्स्ट आया हो, वो कहती है नहीं, नहीं उसने चीटिंग की है। मैंने कहा नहीं, वो फर्स्ट आई। वो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती है। United States. विफलता का डर असली है। तो आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे जो अपने सपनों का पीछा करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं, पर शायद सफलता नहीं देख पा रहे हैं?
मैं आपके कंधे पर सिर रखकर थोड़ा रोऊंगा प्लीज, ठीक है? किसी ने मुझे रोते नहीं देखा तो मुझे थोड़ा रोने दीजिए। जरूर, मुझे लगता है रोना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ओ, मुझसे ऐसा मत कहिए। नहीं, ये नहीं है। हम उस पर आएंगे। देखिए, जब मैं 25 साल की उम्र का था, अब मैं उससे कुछ ही साल बड़ा हूं, ठीक है? तो जब मैं 25 का था, एक दिन मैं एक जगह बैठा हूं और अचानक मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं अपनी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से हाथ हटा लूं तो मेरे शरीर की हर कोशिका परमानंद या एक्सटेसी से भर जाती है। सचमुच, शरीर की हर कोशिका से परमानंद टपकता है। आज हमने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में दिखाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक शोध किए हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, बेथ इजराइल हॉस्पिटल, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का एक टीचिंग हॉस्पिटल है, उसने और कुछ अन्य यूनिवर्सिटीज ने बहुत सारे शोध कार्य किए हैं, ये दिखाने के लिए कि जो छोटी चीज़ें मैंने उन्हें सिखाई हैं, उनसे शरीर में आनंद का स्तर बदल जाता है, उस हद तक जहां ये सामान्य से 70% ज़्यादा होता है। एंडोकैनाबिनॉइड्स अपने आप चालू हो जाते हैं। आप हर समय अद्भुत महसूस करते हैं। माप से पता चलता है कि दिमाग में BDNF नाम की कोई चीज़ होती है जो सामान्य से लगभग 230% अधिक होती है, और केवल 6 हफ्ते के अभ्यास से शरीर में आनंद का स्तर 23% अधिक हो जाता है, जो कि सेक्सुअल ऑर्गेज्म में होने वाले आनंद से भी 23% ज़्यादा है, बस यहाँ बैठे बैठे। तो अगर आप अपने भीतर ऐसे हैं तो क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, इसकी चिंता नहीं रहती। आप हर चीज़ पूरी क्षमता से करेंगे। लेकिन जब मैं 25 का था तो मैंने महसूस किया कि अगर मैं अपनी मनोवैज्ञानिक गतिविधि से हाथ हटा लूं तो मैं परमानंद से भर जाता हूं। फिर कुछ हफ्तों के प्रयोग के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैंने इसकी कार्य प्रणाली को समझा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, तब मैं बैठ गया और एक योजना बनाई। और उस दिन दुनिया की आबादी 4.82 या 8-4 अरब के आसपास थी। मैं बैठा और मैंने भौगोलिक रूप से दुनिया के लिए एक योजना बनाई कि 2.5 साल के अंदर मैं पूरी दुनिया को आनंदित कर दूंगा। क्योंकि कौन आनंदित नहीं होना चाहेगा? कोई कीमत नहीं, लागत नहीं, शराब नहीं, ड्रग्स नहीं, बस यहाँ बैठो और बूम, आप खो गए। कौन इसे नहीं चाहेगा? 2.5 साल में मैं पूरी दुनिया को आनंदित कर दूंगा। देखिए, 43 साल हो गए हैं, मैं यहाँ हूँ, हफ्ते के 7 दिन काम कर रहा हूँ, 365 दिन बिना रुके, दिन में 18-20 घंटे, और हर दिन कुछ हजार लोगों से ऐसे ही काम करवा रहा हूँ। इसके बावजूद आज लोग कहते हैं कि हमने 2 अरब से ज्यादा लोगों को छुआ है, लेकिन मेरे लिए दुनिया का मतलब ये नहीं है। अब दुनिया की आबादी लगभग 8.5 अरब के आसपास है, तो मुझे पता है मैं एक असफल व्यक्ति के रूप में मरूंगा, लेकिन वो आनंदित असफलता होगी। हर किसी के लिए मेरा यही आशीर्वाद है, आप एक आनंदित असफलता बने। क्योंकि आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं और कहते हैं मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। अरे वो क्या है? मानवीय क्षमता के लिए आप कुछ ऐसा सोचें जो इस जीवन काल में नहीं कर सकते। कोई ऐसा लक्ष्य बनाइए जिसे इस जीवन काल में पूरा न किया जा सके। अगर आप कुछ कदम उठाते हैं तो अगली पीढ़ी अगला कदम उठाएगी। तो मेरा आशीर्वाद है कि आप एक आनंदित विफलता बने। अगर आप आनंदित हैं तो किसे परवाह है? कोई सोचेगा आप असफल हो गए, कोई सोचेगा आप सफल हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये हम सभी आनंदित विफलता बने, ये एक शानदार आशीर्वाद आनंदित है। विफलता बनते हैं क्योंकि हम जो चाहते हैं, क्योंकि इंसान की कल्पना करने की क्षमता, इंसान की आकांक्षा करने की क्षमता ऐसी है कि इसे पूरा नहीं किया जा सकता, भले ही आप यहाँ 500 साल जिएं या 1000 साल जिएं, जब तक कि आपका दिमाग मटर के दाने जैसा न हो। एक रैंडम सवाल, ठीक है। आप कितने घंटे सोते हैं? खैर, लगभग 27-28 सालों तक मैंने 2.5-3 घंटों से काम चलाया, लेकिन पिछले 2 साल पहले मेरा सिर 2 बार टूटा, मुझे 2 बार सिर में चोट लगी, इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ी। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी नींद की दवाइयाँ और चीज़ें दी, केवल 4 महीनों के लिए। तो मुझे सोने की आदत हो गई और अब मैं 4.5 घंटे, 4 या 4.5 घंटे सो रहा हूँ। ये दिन पर निर्भर है। बस इतना ही? बस इतना ही का क्या मतलब है? 4.5 घंटे? ये दिन का चौथा हिस्सा है। मैं 9 घंटे सोती हूँ, या शायद 8। ओह, तो आप जिएंगी कब? नहीं, लेकिन हमें तो यही बताया जाता है कि सो और
आराम करो और नींद लो, ऐसे ही आपका शरीर रिकवर करता है ना? हर कोई सिर हिला नहीं रहा नहीं है, नहीं, हमें सबसे यही पहले बताया गया आपने है। शरीर को नुकसान पहुंचाया क्यों? देखिए, लोग मुझसे पूछते हैं, सदगुरु आप खुद को सुलझाने के लिए क्या करते हैं? मैं कहता हूं, मैं खुद को उलझाता ही नहीं हूं। आप खुद को उलझाते क्यों हैं और फिर सुलझाने में लगे रहते हैं? हे भगवान, लेकिन ये सच है वास्तव में। हम इतने उलझे हुए क्यों हैं, लेकिन हम हमेशा उलझे रहते हैं। ठीक है, मैं अपनी बात करती हूँ। दिन खत्म होते होते आप थक जाते हैं और सोना चाहते हैं, और सच तो ये है कि 8 घंटे सोने के बाद भी मैं और सोना चाहती हूँ। फिर मुझे उठना पड़ता है क्योंकि मुझे उठना है। तो मुझे सोना बहुत पसंद है। सोने से किसी को प्यार नहीं होता, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आप अस्तित्व में नहीं होते, तो इससे प्यार क्या करना? आपको अपने अस्तित्व से प्यार नहीं है। आपको शायद वो विश्राम पसंद हो जो ये आपको देता है। लेकिन अगर मैं आपको एक तरीका सिखाऊं, अगर आप यहाँ 15 मिनट बैठें तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 3 से 4 घंटे सो लिए हैं। अगर ऐसा कुछ सिखाऊं तो आप पसंद करेंगी? हाँ, मतलब कौन नहीं चाहेगा? तो फिर क्यों? आप सब तमिलनाडु में ही हैं, तो आकर सीख क्यों नहीं रहे? नहीं, लेकिन ठीक है। तो आप कब से कब तक सोते हैं? रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक? और आप एक बहुत व्यस्त दिन है। सॉरी, मैं कहीं की कहीं जा रही हूँ। नहीं, ये बातचीत है, आप कहीं भी जा सकती हैं। बस मैं जानना चाहती हूँ कि सोने से ठीक पहले जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, मुझे लगता है कि मैं लोगों से ये सवाल बहुत पूछती हूँ। वो आखिरी विचार क्या है जो आपको लगता है कि सोने से ठीक पहले लगातार आपके दिमाग में आता है? क्या वो विचार आपके लिए एक जैसा रहता है या कोई विचार नहीं होता? क्या ये बस पता नहीं, ये क्या है? देखिए, यही बात मैंने शुरू में कहने की कोशिश की थी। देखिए, जब आपकी कोई राय नहीं होती तो कोई विचार भी नहीं होता। जब आपके पास कोई निष्कर्ष नहीं होता। देखिए, अभी मैं आपको देख रहा हूं तो बस देख रहा हूं। मैं ये नहीं सोच रहा कि आलिया भट्ट ये है, वो है, वो है। नहीं, बस आपको देख रहा हूं, बस इतना ही। और मुझे पता है आप एक सीन की तरह हैं, बदलती रहती हैं। मैं बस उसे देख रहा हूं। तो अगर मैं कोई राय बनाऊं कि वो ऐसी है, वैसी है, तो मेरा दिमाग व्यस्त हो जाता है। मैं राय नहीं बनाता, मैं बस वो देख रहा हूं जो सामने है। ठीक है, क्या मैं आपको बता सकती हूँ मैं अभी क्या सोच रही हूँ? मैं यहाँ बैठी हूँ, आपको देख रही हूँ, यहाँ वहाँ देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कल फ्लाइट पकड़नी है। ओ नहीं, हमें निकलना है। मैं कल क्या कर रही हूँ? मुझे इस समय जागना है। नहीं मेरा नहीं नहीं, दिमाग हर वो पल आपका ऐसा ही दिमाग रहता नहीं है। है, वो दिमाग को चलाने का आपका तरीका है। वो मेरे दिमाग को चलाने का मेरा तरीका है। देखिए, ये ऐसा है, आप एक खराब ड्राइवर हैं। आप जाती हैं, अपनी कार लेकर सबसे टकराती हुई चलती हैं और फिर कहती हैं मेरी कार यही करती है। अरे, आप एक खराब ड्राइवर हैं, बस इतनी सी बात है। तो मैं अभी ठीक से ड्राइव नहीं कर रही हूँ। नहीं, ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है। 90% इंसान ज्यादातर समय ऐसी बकवास सोच रहे होते हैं जिसका उनके लिए कोई मतलब नहीं होता। अगर वो वही सोचते जो वो चाहते हैं तो उन्होंने कुछ अद्भुत बनाया होता, अपने लिए और सबके लिए, है ना? मैं कह रहा हूं कि दिमाग का 5 से 10 या 15% इस्तेमाल करके वो इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। अगर वो 100% इस्तेमाल करते तो वो शानदार इंसान होते। हर कोई, क्योंकि सबके पास एक जैसा दिमाग है, कमोबेश। कमोबेश सबके पास एक जैसा दिमाग है। देखिए, मुझे नहीं पता, ज्यादातर लोग सब शहर के हैं, शायद उन्होंने समय न बिताया हो। मैंने अपने जीवन में जानवरों के साथ बहुत समय बिताया है। छोटे जीव जैसे चींटियां, टिड्डा, मधुमक्खी, मैं उनके साथ ऐसे ही रहा हूं। मैंने बहुत ध्यान दिया है। वो एक शानदार जीवन जीते हैं। वो बहुत फोकस्ड हैं, बहुत व्यवस्थित हैं। वो जो चाहते हैं वही करेंगे। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो वो नहीं चाहते, जब तक कि उन्हें पूरी तरह से खतरा ना हो। इंसान वो नहीं कर रहे जो वो चाहते हैं। अगर उनके पास केंचुए का दिमाग होता तो वो सब शांत होते। उन्हें इतना बड़ा दिमाग मिला है और वो संघर्ष कर रहे हैं। तो लोग मूर्खता के कारण संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बुद्धिमत्ता के कारण संघर्ष कर रहे हैं, है ना? मुझे बताइए, बुद्धिमत्ता समाधान है या समस्या? क्या बुद्धिमत्ता को समाधान होना चाहिए या समस्या? समाधान। इसे होना चाहिए, लेकिन हर कोई इससे समस्या बना रहा है। यही वजह है कि शाम को हर कोई इसे शराब या ड्रग्स या किसी चीज में डुबो रहा है, क्योंकि वरना ये उनकी हालत खराब कर देगा। आपकी बुद्धिमत्ता को आपका जीवन बनाना चाहिए, न कि उसे नष्ट करना चाहिए, है ना? ये हमारे पास सबसे बड़ी चीज है।
लेकिन ये दुश्मन बन गई है। ज्यादातर इंसानों के लिए ये चमत्कार, जिसे हम मन कहते हैं, दुख पैदा करने वाली मशीन बन गया है। मुझे बताइए, सारा मानवीय दुख कहाँ से पैदा होता है? Hello? In human mind or no? Hello? Hello? ये आपके दिमाग में पैदा होता है। क्यों? आपके दिमाग को आपके और आपकी भलाई के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये लगातार आपको परेशान कर रहा है। लोग आकर पूछते हैं, आप मुझसे कह रही हैं कि आप 9 घंटे सोती हैं। लोग आकर पूछते हैं, सद्गुरु कैसे सोएं? मैंने कहा, धत्तेरी की, अगर तुम सो भी नहीं सकते तो तुम जीवन में क्या करोगे? सबसे आसान चीज़ है सोना, आप वो भी नहीं कर सकते। ये दुनिया में एक गंभीर समस्या है। शराब या ड्रग्स या टैबलेट या किसी चीज़ के बिना वो सो नहीं सकते। नहीं, एक चीज़ ये है कि आप अपने शरीर का पर्याप्त उपयोग नहीं करते हैं। जब मैं बिस्तर पर जाता हूँ, चाहे जब भी हो, मैं सोता नहीं हूँ, सीधा ढेर हो जाता हूँ। क्योंकि आप हाँ, आपको देखिए, ये सब चीज़ें, आपका शरीर, आपका दिमाग, सब कुछ इस्तेमाल से बेहतर होता है। इस्तेमाल के साथ ये बेहतर होता जाता है। अगर आप इसे स्वर्ग जाने के लिए बचा कर रख रहे हैं तो माफ कीजिएगा, वो शरीर को ले जाने की अनुमति नहीं देते। क्या मैं उन्हें बताऊं कि स्वर्ग में क्या है? आपको पता है स्वर्ग में क्या है? ओ हाँ, प्लीज, मुझे लगता है कि हमारी इस बातचीत को खत्म करने का ये एक शानदार तरीका होगा। स्वर्ग में क्या है? देखिए, हिंदू स्वर्ग में खाना बहुत अच्छा है। खाना अच्छा है? हाँ, वहाँ अक्षय पात्र है, नल खुद आपके लिए खाना बनाते हैं, स्वादिष्ट भारतीय भोजन। दूसरे वाले स्वर्ग में वो सफ़ेद गाउन वाली महिलाएं, बिना पैरों वाली, जो बादलों में तैरती हैं। अगर आपको वो माहौल पसंद है तो आप वहाँ जा सकते हैं। एक और स्वर्ग में अप्सराओं या कुंवारी वाली समस्याएं हैं जो आपको मिलेंगी। अगर आप वही खोज रहे हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है, जब आप यहाँ मरते हैं, देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि आपको मरना होगा, है ना? हेलो, स्वर्ग जाने के लिए आपको मरना होगा। आपने किसी जीवित को वहाँ जाते नहीं सुना होगा, तो आपको मरना होगा। जब आप मरते हैं तो आपकी संस्कृति, आपके रीति रिवाजों के आधार पर हम या तो आपके शरीर को जला देंगे या दफना देंगे या उसके टुकड़े करके पक्षियों को डाल देंगे। जो भी हो, इससे छुटकारा पाने के अलग अलग तरीके। लेकिन जरूरी बात यह है कि हम इसे वापस धरती में डाल देते हैं, क्योंकि जिसे हम अपना शरीर कहते हैं वो इस ग्रह का एक टुकड़ा है ना? हमने जो खाया है वो इसी ग्रह का एक टुकड़ा है। हमें इसे वापस करना होगा। अगर आपने पर्यावरण के लिए कुछ भी नहीं किया है तो ये एक काम आपको करना चाहिए, शरीर को वापस ग्रह को सौंप दें, क्योंकि ये एक योगदान है, हमने लिया है और हमें वापस करना चाहिए। तो आपने अपना शरीर यहीं छोड़ दिया, फिर अब आप अच्छे भोजन, अप्सराओं और बाकी बकवास का क्या करेंगे? आपके पास शरीर ही नहीं है। हेलो, कोई आश्चर्य नहीं कि वो हमेशा कुंवारी ही रहीं। अक्षय पात्र हमेशा भरा रहता है, क्योंकि शरीर के साथ कोई गया ही नहीं। खाना पकाकर रखा जाता है और हमेशा भरा रहता है। जब आप खाते हैं तभी वो खाली होता है। मैं कह रहा हूं कि हम अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, हजारों अलग अलग तरीकों से खुद से झूठ बोल रहे हैं। तो अगर आपको जीवन के बारे में एक चीज है करनी हो तो वो है, आप में से ज्यादातर लोग जैन हैं, मेरा मानना है। महावीर, उन्हें महावीर कहा जाता है, एक बहुत बहादुर आदमी। इसलिए नहीं कि उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, बल्कि इसलिए कि सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो आप लड़ सकते हैं वो है अज्ञानता के खिलाफ निवेश, उसे हराने के लिए। जब मैं कहता हूं, मैंने सोचा था कि मैं सबको आनंदित कर दूंगा, क्योंकि समस्या क्या है, कौन आनंदित नहीं होना चाहेगा? लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने दुखों में निवेश किया है, भले ही आप उन्हें एक बड़ी संभावना दिखाएं, वो नहीं जाएंगे। और मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप पहले से ही स्वर्ग में नहीं हैं और इसका कबाड़ा कर रहे हैं? आपके पास कोई सबूत है? हेलो, आप पहले से ही स्वर्ग में हैं, बस आपने इसे बिगाड़ दिया है। ये आपकी पसंद है, इसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, जो शारीरिक सुख और सुविधाएं हमारे पास हैं वो किसी भी पीढ़ी के पास कभी नहीं थी। हाँ या ना? एक पीढ़ी के रूप में क्या किसी पीढ़ी के पास ऐसी चीजें थीं? और हम अब भी शिकायत कर रहे हैं, गुफाओं वाले स्त्री पुरुषों की तरह रो रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम समझें कि हमारे पास जो कुछ भी है, ये जलता हुआ बल्ब एक बड़ी कीमत पर आ रहा है, हर दूसरे जीव की कीमत पर। जब हमारे जीवन की प्रकृति ऐसी है तो कम से कम हमें पूर्ण कृतज्ञता और आनंद में रहना चाहिए।
वरना सब कुछ बेकार में जलाया गया है। बिल्कुल। आज मेरे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, क्या हमें एक जोरदार तालियां मिल सकती हैं आपके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है हम सब कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं। धन्यवाद।